नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पीएम मोदी ने अलीगढ़ की धरती से बीजेपी के मिशन का शंखनाद कर दिया है और मोदी ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखने के साथ ही पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन को बुलंद इमारत का सपना संजो दिया है। पीएम मोदी ने लोधा की धरती से किसानों के सहारे सियासत करने वालों को चुनौती भी दे दी है। पीएम मोदी के हुंकार से यह साफ है कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष यूपी में बीजेपी के किले को ढहा नहीं सकता है। सीएम योगी की तारीफ करके मोदी ने एक बार फिर से योगी के विरोधियों को चारे खानों-चित कर दिया है। अब पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला है तो यूपी में माफिया राज के खाते पर भी पीएम मोदी ने तीखा प्रहार किया है। ऐसे में सवाल तो यह बनता है कि क्या अलीगढ़ की चाबी से 22 का ताला खुलेगा? क्या महाराज के सहारे योगी सरताज बनेंगे और यूनिवर्सिटी प्लान से क्या बीजेपी पास हो पाएगी? और पश्चिमी यूपी में पीएम की हुंकार, विपक्ष इसको लेकर कितना है तैयार? तो ये सवाल आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि आज अलीगढ़ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, आज जिस तरीके से वहां पर विश्वविद्यालय की नींव को रखा गया, इसके सियासी मायने भी हैं और इसलिए सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अलीगढ़ की चाबी से 2022 का ताला खुलेगा? क्या महाराज के सहारे योगी सरताज उत्तर प्रदेश के बनेंगे? यूनिवर्सिटी का जो प्लान है, क्या इससे बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पास हो पाएगी? और पश्चिमी यूपी में पीएम ने आज जिन बातों को कहा है उसको लेकर के अब विपक्ष कितना तैयार है, ये आज के सवाल तो बनता है कि कुछ सवाल हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या कुछ कहा गया आज अलीगढ़ में, पहले इसको सुनिए। डिफेंस कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड नए मौके बनाएगा। भाई और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। झांसी नोड में एक और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट लगने का प्रस्ताव है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर ऐसे ही बड़े निवेश और रोजगार के बहुत बड़े अवसरों को लेकर के आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। डिफेंस कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड नए मौके बनाएगा। भाई और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की तो प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के द्वारा भी अलीगढ़ में जनता को संबोधित किया और सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसकी सराहना की है। हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वह दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले
राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। तो आपने सुना आज अलीगढ़ के अंदर जो वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से कई बड़ी बातों को कहा गया, लेकिन इन बड़ी बातों के जो सियासी मायने हैं उस पर सवाल तो बनता है। और क्या वाकई में अब अलीगढ़ के सारे 2022 का जो ताला है वो भारतीय जनता पार्टी खोल पाएगी या फिर नहीं, आज इसी पर सवाल तो बनता है। इसकी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अविनाश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है अविनाश कुशवाहा जी आपका इस चर्चा में। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हैदर जी आपका भी स्वागत इस चर्चा में। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को भी हम लोगों ने सुना, मुख्यमंत्री को भी सुना, कई बड़ी बातें हुई, कुछ पॉलिटिकल बातें भी यहां से कही गई, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या 2022 की जो सत्ता का जो ताले का जो चाबी है, क्या वो अलीगढ़ से ही निकलती हुई नजर आ रही है? और आज जिस तरीके के संबोधन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हुए, इसके क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए आयुष जी, देश में कहीं ना कहीं तो चुनाव होते ही रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आए, वास्तविकता तो ये है अलीगढ़ में एक बड़े शिक्षण संस्थान की आवश्यकता थी और पूर्व की सरकारों ने हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समय समय पर बुलाया जा चुका है। मात्र कुछ एक परिवारों के नाम से ही हमारे देश की बहुत से शिक्षण संस्थान या योजनाएं या आपको कोई इस प्रकार की गतिविधियां होती रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, इस प्रकार की गतिविधियां जो है मात्र एक परिवार के नाम पर होती रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पूरी बात कही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र में शिक्षा संस्थान की बहुत आवश्यकता थी, जिसके चलते माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 2 वर्ष पहले वहां पर एक शिक्षा संस्थान राजा महेंद्र प्रताप सिंह से नाम की घोषणा करने के लिए उन्होंने कह दिया था। जमीन भी एक्वायर कर ली गई थी, लगातार 2 साल से गतिविधियां चालू थी। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया, उन्होंने आकर के समय रहते उसका शिलान्यास किया और आगे आने वाले समय में बहुत जल्द ही अलीगढ़ में एक भव्य इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे अलीगढ़ ही नहीं पूरे आसपास के क्षेत्र के नौजवानों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अविनाश कुशवाहा जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आज एक बड़ी बात यहां पर यह भी कही गई और खासतौर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि महेंद्र प्रताप सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और इसलिए आज उनको सही मायने में सम्मानित करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। सरकार प्रदेश के अंदर आपने भी चलाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर रिएक्शन मैं चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इसके सभी नेता, यहां तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी, पूरी तरह से ये दौरा सियासी दौरा था। और आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार को बने 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और केंद्र में भी 7 साल से ज्यादा का समय बीत गया, तब इनको याद आ रही है। देखिए, उच्च शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। इनकी मंशा शिक्षा के प्रति बिल्कुल साफ नहीं है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जब चुनाव उत्तर प्रदेश का सर पे है तब उनको ऐसे चुनावी जुमले के रूप में ये लोग बता रहे हैं। अभी 2019 में लखनऊ में एक पूर्व प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया, लेकिन आज तक वह मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाया। और वह मेडिकल कॉलेज भी जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज बनाया था, उसी के नवे तल पे संचालित हो रहा है। तो आप ये देख लें कि एक भी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनाई जहां की पठन पाठन शुरू हो चुका हो। अब जब चुनाव आ रहा है तो केवल और केवल चुनावी जुमले के तौर पे ये इस तरह की बातों को रख रहे हैं। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय थे और जाट समुदाय से आते थे। अब इन्हें पश्चिम में जाट वोटों को साधने के लिए इस तरह से देख रहे हैं। अगर ये असली मायने में राजा महेंद्र सिंह जी के आदर्शों को मानते हैं, इनके विचारों को मानते हैं, तो राजा महेंद्र सिंह वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का
60 से 70 लेकिन अविनाश जी, इस पर विचार हुआ क्यों नहीं? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान पार्टियों की तरफ से क्यों नहीं दिखा? उनके नाम पर कोई मेडिकल कॉलेज, उनके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी, इसमें सबकी सामूहिक भागीदारी है। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी तो अब सत्ता के अंदर है, अब ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इन सारी चीजों को किया होता तो उनको शायद अवसर नहीं मिलता। 70% पैसा अपने संपत्ति का राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने दान में दिया था शिक्षा के लिए। आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा में क्या बजट है, यह आप देख लें। मैं इस बात से कहता हूं, बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि ये केवल समाजवादी पार्टी ने के नाम पे, समाजवादी पार्टी ने महेंद्र प्रताप जी के लिए करते हैं। आपने देखा 2019 का चुनाव था, जब बंगाल में चुनाव होना था, अभी महेंद्र प्रताप जी के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको याद आ रहे हैं कि जनता उनको याद साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं, केवल महापुरुषों के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं और असल मायने में इनका शिक्षा चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लें, अलीगढ़ के बगल में समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मथुरा है, महेंद्र प्रताप जी के नाम पर क्या किया, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। अभी कितने बच्चे वहां डेंगू बुखार से तड़प तड़प के मर रहे हैं और कोई ध्यान वहां नहीं। पूरे प्रदेश में कोरोना में आपने देखा क्या हालात। नहीं, ठीक है अविनाश जी, ठीक है। देखिए ये का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुद्दे के साथ साथ ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि जो वो उठा रहे हैं मुद्दा, उस पर भी तो आपका काउंटर रिएक्शन होना चाहिए ना, कि आपने महेंद्र प्रताप जी के नाम पर क्या किया। देखा माननीय महेंद्र प्रताप जी के नाम पर समाजवादी पार्टी बताई कि उसने क्या किया। कॉलेज बनाए, कितने डिग्री कॉलेज, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, उसका 1% भी काम योगी सरकार ने नहीं किया। चलिए अब्बास हैदर जी, एक रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगा आज के इस दौरे को लेकर के। आयुष जी, प्रधानमंत्री जी ने एक सरकारी कार्यक्रम को, जनता के पैसे से जो कार्यक्रम हो रहा था उसको चुनावी कार्यक्रम बना दिया। उन्होंने राजनीतिक भाषण आकर के दिया। देखिए, अलीगढ़ वो जगह है जहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में से 6 में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ एक और निजी विश्वविद्यालय भी है। तो अगर अलीगढ़ को ना बना करके वो हाथरस में बगल में बना दे जहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। और मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने शिलान्यास किया है 4.5 साल बाद, अगर ये इस समय उद्घाटन करते यूनिवर्सिटी का तो ज्यादा बेहतर होता। क्या टाइमलाइन है इसकी, कब ये बन के तैयार हो जाएगा? क्या आने वाली सरकार आप चाहते हैं बनाए, क्योंकि आपकी सरकार तो जाने वाली है, तो क्या टाइमलाइन है, कौन से ट्रेड आएंगे, उसमें क्या समय लगेगा, इसकी जानकारी भी भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जो इन्वेस्टर समिट की जो बात कर रहे थे, तो आप समझिए इन्वेस्टर समिट में 1045 एमओयू हुए, एमओयू के ऊपर एमओयू हुआ, लेकिन आप देखिए कि 100 भी उसमें ऐसे जो एमओयू साइन हुए थे उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं हो पाई। इन्वेस्टर समिट के ऊपर इन्वेस्टर समिट, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इस तरह से उन्होंने प्रदेश की जनता की करोड़ों की, 1 करोड़ की गाड़ी कमाई बर्बाद कर दी, लेकिन काम नहीं हुआ। तो इन विषयों को अगर एड्रेस करें तो वो ज्यादा बेहतर है। और सरकारी कार्यक्रम अगर हो तो उसमें से कोई ये भाषणबाजी ना की जाए, राजनीतिक बात ना की जाए। जब प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में भाषण दे रहे थे तो बगल के फिरोजाबाद में डेंगू से बच्चे मर रहे थे, वहां पे बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे थे, लेकिन उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार संवेदनशील नहीं है। इनको सिर्फ भाषणबाजी करनी है और कुछ नहीं करना। विजय उपाध्याय जी, क्या वाकई में इसको हम लोग पॉलिटिकली तौर पर देखें या फिर महेंद्र प्रताप जी के सम्मान के तौर पर इसको कहीं आगे बढ़ाते हुए, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं ओवरऑल? चाहे हम लोग प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुने या फिर मुख्यमंत्री के, इसके क्या राजनीतिक मायने आपको समझ में आए विजय जी? देखिए, कोई किसी भी लोकतंत्र में सरकारें राजनीतिक दल ही चलाती, तो जो भी सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें राजनीति जरूर होगी। और जहां तक इस यूनिवर्सिटी की बात है, कभी भी कोई भी सरकार अगर चुनाव के 4 दिन पहले भी कोई अच्छा काम करती है तो मेरा मानना है उस अच्छे काम का स्वागत करना चाहिए। इसलिए कि कम से कम देर से ही सही, अपने यहाँ कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो एक अगर यूनिवर्सिटी वहां पे बन रही, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो मुझे अपील कर रही है एक जर्नलिस्ट के नाते, वो ये बात है कि इसमें से रिलेटेड, डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। पूरी दुनिया में हथियार का उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और देशों के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं हथियारों से। और वो देश ज्यादा ताकतवर है जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हैं, उनकी आबादी से नहीं तय होता कि वो कितने ताकतवर हैं, उनके हथियारों से तय होता है। और अगर यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे तो ये एक अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है, और जैसा केंद्र सरकार कह रही है कि हम डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, यूपी और तमिलनाडु कुछ एमओयू हुए हैं, उस पर अपोजिशन अपनी बात कह सकता है,
लेकिन सरकार के अपने दावे हैं और वहां पे अगर डिफेंस इंडस्ट्री लग रही है और उसमें लोगों को रोजगार मिलता है तो अच्छी बात है। और अगर इस यूनिवर्सिटी में जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई डिफेंस से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बिल्कुल नई चीज है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि ना तो बीटेक में और ना एमटेक में कहीं डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग से कोई मॉड्यूल है पढ़ाई जाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अब इसमें अपोजिशन के अपना स्टैंड है और सत्ता पक्ष का अपना स्टैंड है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। मैं ये चीज देखता हूं कि एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लिया गया और वो अलीगढ़ इसलिए जगह उन्होंने शायद चुनी है कि वो डिफेंस कॉरिडोर से सटा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे भी, लेकिन विजय जी क्या इस बात को आप नकार देंगे क्योंकि अब जाट वोट बैंक के साथ उसको कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय क्या स्थितियां हैं उसका आकलन होते हुए फिर अब ये लग रहा है कि इसको जाट वोट बैंक के साथ कहीं जोड़ा जाए या जाट वोट बैंक या उस बेल्ट की पॉलिटिक्स के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। कैसे आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल रखता हूँ। देखिए इसमें कई बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक संदेश है। नंबर एक, कृषि कानूनों को लेकर जो हाईकोबा मचा है और जो कह रहे हैं कि आंदोलन यहाँ नहीं वहां करिए, या फिर आंदोलन चल रहे हैं 9-9, 10-10 महीने से और लोगों की डेथ हो रही है, उसमें आंदोलनकारी नेता शर्मिंदा भी नहीं हो रहे हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह के हवाले से उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कृषि में जो बदलाव है वो चौधरी चरण सिंह ने शुरू किया था। तो एक संदेश उन्होंने उस जाटलैंड में दे दिया कि भाई ये जो कृषि कानूनों में आज जो बदलाव है, ये बात तो कही नहीं उन्होंने, लेकिन ये कहा कि बदलाव की प्रक्रिया चौधरी चरण जी से शुरू हुई थी। एक राजनीतिक संदेश ये है। कल्याण सिंह का उन्होंने जिस तरह से ट्रिब्यूट किया, कल्याण सिंह का जैसे याद किया कि वो होते तो उनको अच्छा लगता, तो एक कह सकते हैं कि लोध समुदाय को भी उन्होंने एड्रेस कर लिया, किसानों को भी एड्रेस कर लिया। और इसके बाद उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तारीफ कर दी तो जाटों को डबल तरीके से एड्रेस कर दिया। ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने वो मुजफ्फरनगर दंगे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने उसका जिक्र कर दिया कि भाई पलायन लोगों को करना पड़ा था। तो एक तरीके से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के जितने इंग्रेडिएंट हैं उन सारे इंग्रेडिएंट को उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसको टच किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की सभा के साथ ये मान लेना चाहिए कि भाजपा ने अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। अब इसमें अपोजिशन इसको किस स्ट्रेटजी से आगे लेता है, किस तरीके से काउंटर करता है, कैसे राजनीतिक बातें रखता है, ये अपोजिशन तय करेगी। राघवेंद्र जी, क्योंकि एक तो टाइमिंग को लेकर के सवाल यहां पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। हालांकि सवाल तो विपक्ष उठाएगा इस बात को, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना ही ट्रिब्यूट आपको देना था तो 4.5 साल का इंतजार आपने क्यों किया? पहले कर देते, आज अगर उसका उद्घाटन करते तो हो सकता है कि ये मैसेज अच्छा जाता। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। नहीं आयुष जी, देखिए मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कह दिया, माननीय योगी जी ने इस विषय को 2 वर्ष पहले अपने हाथ में लिया था। दुर्भाग्य से देश और प्रदेश में कोरोना काल आ गया, संक्रमण काल ने पूरा हमारे देश को अपने गिरफ्त में ले लिया था, इसलिए उसकी थोड़ी गति धीमी हो गई थी। ऐसा नहीं है इसकी योजना हमारे अचानक बन गई कि उसको हम तरफ सामंजस्य करा लेंगे और उसका राजनीतिक लाभ लेंगे। देखिए ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है, ये शिक्षा का विषय है। मुझे नहीं लगता इस विषय पर राजनीति करनी चाहिए। इसके 2 एंगल है। पहला विषय तो है इसका जो है नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह को रखा गया, दूसरा शैक्षणिक विषय है। दोनों विषय अलग अलग है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तरीके विषय पर, शिक्षा के विषय पर नहीं आ रहे, गोल गोल घूम रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। कैसे दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक शिक्षण संस्थान के विषय में पिछले 2 वर्षों से लगातार काम कर रही थी, कोरोना काल में काम कर रही थी। हमारे योगी आदित्यनाथ कहीं कोई काम कोरोना काल में नहीं किया और देश की संसद में झूठ बोलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। गलत बात। देख रहे थे शिक्षण संस्थान के विषय में ना एक भी शिक्षा संस्थान का आपने जीर्णोद्धार नहीं करा, नया शिक्षा संस्थान नहीं खोला। वास्तव में अलीगढ़ में शिक्षा को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभाव था, उसको चलते माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विषय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत काम किए, सो उनके नाम पर उस शिक्षण संस्थान का नाम रखा गया। डिफेंस कॉरिडोर के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना पूरा वक्तव्य दिया। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रही है। राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है।
इसको राजनीतिक चश्मे से हम लोग नहीं देखते हैं। लगातार हम लोग समाज में रहते हैं, समाज हित के काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, किस तरीके से दंगे की याद में पूरा उत्तर प्रदेश झुलसा करता था। अराजकता का वातावरण उत्तर प्रदेश में रहा करता था। अराजकता का पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है करते थे और सीधे झूठ बोलते हैं ये लोग। जमीनों पर कब्जा किया करते थे। सारी जमीनों पे कब्जे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। बहु बेटियों की इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ भाई बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा है उन्नाव का क्या हाल था। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। इन विषयों को, चाहे शैक्षणिक विषय हो या सुरक्षा के विषय हो, इसको राजनीतिक चश्मे से आयुष जी नहीं देखना चाहिए। ठीक है अविनाश जी, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें, कम से कम स्पेसिफिकली इसको राजनीतिक चश्मे से कोई नहीं देख रहा जनाब। समस्या ये है कि राजनीति यही लोग कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पे राजनीति हो रही, गंदी राजनीति हो रही। जैसे अभी बात हमारे प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, उत्तर प्रदेश के हालात क्या हालात है कि खुलेआम बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, बचा रही है। उन्नाव का लोगों ने हाथ से देखा, महाराज जी का हर्ष लोगों ने देखा, क्या हुआ, पीड़िता के ऊपर मुकदमे लिख दिए गए, लेकिन आरोपी अभी भी बाहर है और पूरी की पूरी बीजेपी उसको बचाती है। और जो उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर है, चाहे कानून व्यवस्था की देख ले, चाहे शिक्षा की देख ले, चाहे चिकित्सा की देख ले। इसी कोरोना काल में पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। एक पत्नी का दर्द भरा हम लोगों ने वीडियो देखा, बेचारी अपने मुंह से अपने पति को सांस दे रही थी। एक बेटी अपने पिता को साइकिल से लाद कर ले जा रही है। इतना दिल देखने के बाद, इतनी दुर्दैव स्थिति देखने के बाद भी अगर कोई झूठ बोले तो इतना घिनौना राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल आप देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से किसान परेशान है और किसानों के हित की बात मोदी सरकार नहीं कर रही, योगी सरकार नहीं कर रही। अपने उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए एक नया सगुफा लेकर आए हैं। मैं कहता हूं अगर इनकी मंशा साफ है तो ये 4.5 साल बाद आज न किए होते, और जिन विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों का इन्होंने शिलान्यास किया था वो आज तक पूरे हो जाते, इन्होंने किया ही नहीं। मैंने फिर 2019 का उदाहरण आपको बताया। तो इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। और अभी बनारस का, मोदी जी का क्षेत्र है बनारस, वहां दृष्टिहीन बच्चों का जो स्कूल था बजट के अभाव में बंद हो गया। 2 महीने से ज्यादा दृष्टिहीन छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। एक हफ्ते पहले जबरदस्ती पुलिस और फोर्स पिटाई करके उनको धरना स्थल से हटाई। ये इनकी वास्तविकता है जो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जान चुकी है। केवल लच्छेदार भाषण करना, केवल चुनावी जुमले अब्बास हैदर जी, असल मुद्दों इसको से राजनीतिक चश्मे से क्यों देख है। रहे हैं? अन्य विषयों पर भी राजनीति हो सकती है, लेकिन इसी स्पेसिफिक मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये तो शिक्षा का मामला है, डिफेंस का मामला है। अब्बास हैदर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है ना, हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच के राजनीतिक बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक शिक्षण संस्थान है, इनकी सरकार बताए इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई। इनका ये दावा है कि इन्होंने 30 मेडिकल कॉलेज बनाए, उससे पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। और इन्हीं के मंत्री अश्विनी चौबे जी राज्यसभा में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेज थे और इनकी 4 साल में सिर्फ 12 बने, जिसमें से 9 सरकारी हैं, 3 निजी हैं। उन पे भी अभी काम चल रहा है, कोई चालू नहीं हुआ है। तो इनकी ही बातों में देखिए 2 तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है, इनकी 2 तरह की बातें होती हैं। शिक्षा की भी सरकार बिल्कुल भी, आप समझ लीजिए भारत देश के अंदर 50,000 स्कूल बंद हुए पिछले 7.5 साल में। 5,30,000 स्कूल हम लोगों ने खोले थे 2004 से 2014 के बीच में। तो इस शिक्षा के लिए अगर ये सीरियस होते तो उससे बात होती, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। मैंने पहले भी कहा अगर ये यूनिवर्सिटी का शिलान्यास ना करते, उद्घाटन होता तो बहुत अच्छी बात थी, कुछ काम होता दिखता। लेकिन काम क्या हुआ है? सिर्फ इवेंट हुआ है, एक इवेंट मैनेज किया गया, कार्यक्रम हुआ, भाषण हुआ। आप बताइए, ये किसानों की बात कर रहे थे मोदी जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश की पहली सरकार है जिसने कृषि और कृषि के उपकरणों पे टैक्स लगाया, जीएसटी लगाया। ये इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या हुआ? किसानों की इन्होंने आय खत्म कर दी। देश के अंदर जब आप समझिए कि 55% डीजल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए पिछले 7.5 साल में, जबकि क्रूड ऑयल के दाम 32% घट गए हैं। आप बताइए ये कहां से आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे? कोई इनके पास इलाज नहीं है। तो जब डीजल का दाम बढ़ता है 55%, तो आप समझ लीजिए कि जो खेती कर रहा है किसान, उसको जो लागत लग रही है वो 55% बढ़ जाएगी। लेकिन आपने आय दुगनी करने के बजाय आय आपने खत्म कर दी किसानों की। इस पे आप जवाब नहीं देंगे। एमएसपी पे आप
गेहूं की सिर्फ 18% खरीद हुई एमएसपी को उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहां से ये बात जवाब देंगे आप? गन्ना किसानों का इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया रेट, 400 रुपए दे रहे थे प्रति क्विंटल रेट। तो संकल्प पत्र अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पढ़ लें और आज की स्थिति देख लें तो आप देखेंगे कि 2022 में भी इनका संकल्प पत्र वही होने जा रहा है, क्योंकि एक भी वादा इन्होंने नहीं निभाया, वही वादे ये फिर से करेंगे 2022 में, आप देख लीजिएगा। अगर ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र को कौन से वादे इन्होंने निभाए। ठीक है अब्बास जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं आज सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरीके से उनके नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, उसको लेकर के कई सवाल यहां पर उठे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस वक्त माहौल है, कहीं उसको साधने की कवायद के तौर पर तो नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो इससे पहले की सरकारों ने नहीं दिया, और इसलिए अब उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय बना करके सही मायने में उनको सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, इसलिए हर एक बात, हर एक कदम सरकार का चुनाव के साथ भी जुड़ता है, इसलिए इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसलिए इस पर सवाल तो बनता है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। विजय जी, आपके पास मैं आता हूं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से जब हम लोग जाटलैंड का जिक्र कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो माहौल बना हुआ है, उसके सहारे तमाम विपक्षी पार्टियों को यह लग रहा है कि थोड़ी आसानी है बीजेपी के किले को ढहाने में या उसमें सेंध लगाने में। क्या उस डैमेज कंट्रोल को कहीं करते हुए या फिर उसी की वजह से अलीगढ़ को भी आज जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी चुना गया है कि हां, वहां पर या उस मोर्चे पर थोड़ी मजबूती अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए भी आज का ये जो कार्यक्रम था उस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विजय उपाध्याय जी, देखिए, ये जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, इसकी घोषणा तो जब 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हो रहे थे उस समय घोषित किया गया था, और ये कोई पहले आज की घोषणा नहीं है। हाँ, अभी शिलान्यास अब किया गया है तो जाहिर है चुनाव बहुत नजदीक है और एक संदेश देने की कोशिश है कि हम बहुत गंभीर हैं। और देखिए, जो हमारे आजादी के ऐसे महान विभूतियां हैं जिनको भुला दिया गया था, हम उनको भी महत्व दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि 20वीं सदी में जो गलतियां हुई हैं उसे 21वीं सदी में सुधारा जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह और सुहेल देव का भी नाम लिया है, यानी कि उन्होंने जाटों को भी एड्रेस किया और राजभर को भी मैसेज दिया है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल जब कोई कार्यक्रम करेंगे, भले वो सरकारी हो या गैर सरकारी, वहां पे राजनीति निश्चित होगी और संदेश अच्छा राजनीति करना भी चाहिए। अगर आप जिसके लिए कर रहे हैं अगर आप उसे बताएंगे नहीं तो आपको फायदा क्या होगा। डेमोक्रेसी में जनता के समर्थन से राजनीतिक दल मजबूत होते हैं, उनका जनाधार बढ़ता है और वो सत्ता में रहते हैं, और अगर कमजोर हो गए तो सत्ता से बाहर। किसान आंदोलन का जो गतिविधियां हैं वो मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक में ही केंद्रित हैं। अभी 5 सितंबर को एक बड़ी किसान महापंचायत भी हुई, और जो किसान आंदोलन है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं जैसे अन्ना हजारे का 2013 का आंदोलन था। मैं ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल की तरीके से राकेश टिकैत भी एक आइकॉन के तौर पे उभर के सामने आना चाहते हैं, और शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है, अब ये वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, लेकिन वो एक किंग मेकर के तौर पे जरूर अपनी भूमिका निश्चित तौर पे देख रहे हैं। यूपी की जो सियासत है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ बनी है वो अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिहाज से नई है, और वो लगातार 2014 से मजबूत है। 2014 में जो 73 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें थी, और हालांकि पूरे प्रदेश की थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें उन्होंने जीती जहां ये माना जाता था कि भाजपा नहीं जीत सकती है, उन सीटों को भी उन्होंने जीता। 2017 के चुनाव में हम लोग भी, मीडिया के लोग ये मान रहे थे कि नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन फर्स्ट फेज की 73 सीटों में से 66 सीटें उन्होंने जीत ली, तो वो भी एक अपने आप में राजनीतिक चमत्कार की तरह हुआ। और 2019 में जब अलायंस बन गया, उसके बावजूद बीजेपी ने कुछ सीटें गंवाने के बाद बाकी 64 सीटें उन्होंने जीत ली लोकसभा की। तो एक तरीके से जो उसका दबदबा है उसको खत्म करने के लिए विपक्ष को निश्चित तौर पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है और बहुत बढ़िया समीकरण बनाने की भी जरूरत है।
और शायद विपक्ष वो कर भी रहा है, पूरी शिद्दत से कर रहा है, और इसीलिए बीजेपी के हर ऐसे मूव पर वो हमलावर है जहां उसे लगता है कि बीजेपी नंबर गेन कर रही है, अपने को बेहतर साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी भी इनसे कम नहीं है। वो एक कदम आगे की सोच के वो लोग प्लान करते हैं और उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उनको उसका पूरा राजनीतिक लाभ मिल सके। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण है, और जिन बिंदुओं को मैंने गिनाया, जिसमें कल्याण सिंह का जिक्र, किसानों का जिक्र, चौधरी चरण सिंह का जिक्र, रोजगार का जिक्र, उसमें इंडस्ट्री का जिक्र, यूनिवर्सिटी का जिक्र, और डिफेंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन का जिक्र, ये सारे चीज बताते हैं कि भाई जो यूथ है उसको हम एक नया भविष्य, वो कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा भी भाई जो युवक हैं उनको जो उनके जो सपने हैं उसे साकार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये जो 21वीं सदी की बात है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे यूथ को मैसेज कि भाई हम आपके रोजगार के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके नौकरियों के लिए हम चिंतित हैं और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। अब इसको विपक्ष अपने तरीके से जनता के बीच में उसको काउंटर करे और करना चाहिए उसे। राघवेंद्र जी, चूंकि यहां पर सवाल यह भी उठा कि अब आप लोगों के पास एक तो बताने के लिए नहीं है, आप लोग अपना मैनिफेस्टो दोबारा से रिपीट करने वाले हैं क्योंकि आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए आपको लग रहा है कि अब वोट जहां से भी कलेक्ट हो सकता हो ऐसे मुद्दों को उछाल दिया जाए, उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है, ये आरोप लगा आपके ऊपर। राघवेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। नहीं आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले 2022 के चुनाव में विकास के और सुशासन के एजेंडे को लेकर के जाएगी। हमने उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, चाहे समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल जोड़ लीजिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल जोड़ लीजिए, दोनों कार्यकालों में मिलाकर के इतनी सरकारी नौकरियां किसी भी सरकार में नहीं मिली। 5,000 करोड़ का ऋण हमने ओडीओपी के माध्यम से दिया। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, हम लेदर पार्क बना रहे हैं, हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज आजादी से लेकर के अभी तक बने थे आयुष जी। हमारी सरकार 32 मेडिकल कॉलेज का निर्माण उत्तर प्रदेश में करा रही है। सुशासन के विषय में कोई कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगा हुआ करते थे। किस प्रकार से अपहरण उद्योग के रूप में संचालित था। बड़े बड़े भू माफिया जो है जब सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 13 अरब रुपए की संपत्ति 1 साल के अंदर सरकारी संपत्तियां खाली कराई। हमारी आधी ऊर्जा तो समाजवादी पार्टी के गुंडों पे दमन नहीं निकल गई है, कहना नहीं चाहिए। इन लोगों ने अपराध को जिस तरीके से राजनीति में स्थापित किया था उसको जड़े तक हिलाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश बिल्कुल पाक साफ है। हम सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर के जाएंगे, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न सर्वे आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त प्राप्त हो रही है और हमारी पूर्व बहुमत की सरकार बन रही है। इस विषय को अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो राजा महेंद्र सिंह के नाम पर जो बन रहा है, उस विषय पर अगर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं तो ये करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विषय को राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत से ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए, उनको सम्मान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। एक तो शिक्षण संस्थान का हम लोग विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको सम्मान भी दिला रहे हैं। हम लोग सावरकर को भी सम्मान दिलाया है, हमने सुभाष चंद्र बोस को भी सम्मान दिलाया है, हमने सरदार पटेल को भी सम्मान दिलाया है, हमने गणेश शंकर विद्यार्थी को भी सम्मान दिलाया है। इस तरीके से लंबी श्रृंखला है आयु की। इसी श्रृंखला में लेते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को हम लोग सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये लोग मात्र कुछ परिवार के नाम के साथ ही ये लोग खेल खेलना चाहते हैं। कोई भी अगर विश्वविद्यालय बनाएंगे तो मात्र कुछ एक नाम के लिए, सड़कों का निर्माण करेंगे तो मात्र कुछ एक नाम के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े क्रांतिकारियों के नाम पर सड़कों का निर्माण भी कराएगी, विश्वविद्यालयों का नाम भी कराएगी और इस प्रकार से चौमुखी विकास भी करेगी। समाज में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं या किसी डिफेंस कॉरिडोर या इस विषय को लेकर के कभी ओछी राजनीति नहीं करती है। ये विषय जो है राजनीतिक विषय नहीं होते हैं श्रीमान जी। ये साइंस का जो नहीं, पॉलिटिकल पार्टी जाएगी तो राजनीतिक विषय कैसे नहीं होगा भाई? आप एक राजनीतिक पार्टी है, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कार्यक्रम तो राजनीतिक है ही, और जो बातें कही जा रही हैं वो भी राजनीतिक हैं, उससे आप अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस पर कैसी राजनीति हो रही है इस पर सवाल जरूर आप उठा सकते हैं। अविनाश जी, आप लोग सिर्फ कुछ एक लोगों तक ही सीमित हैं या किसी एक विशेष नामों तक ही आप सीमित हैं? ये तो सबका नाम कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश, इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर भी एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने कर दिया होता तो शायद इनको ये मौका ही नहीं मिलता।
ये सरासर झूठ बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं, रटा रटा स्क्रिप्ट। अभी जैसे बात आ रही थी लगातार गुंडा राज की, आज उत्तर प्रदेश का गुंडा राज चरम पे है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े उठा के आप देख लीजिए कि प्रति घंटे प्रतिदिन कितनी बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कितना उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही हैं और कितनी लूट की घटनाएं हो रही हैं। इस वक्त गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चरम पर है। कहीं कोई किसी को मूछ रखने के लिए पीट पीट कर मार डालता है, कहीं घोड़ी पे बारात ले जाने के लिए पीट कर मार डालता है। ये कैसी व्यवस्था है सरकार की? जब एक बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी भाषा ही ठोकने की, तो उनके जितने चले चपाटी हैं किसी न किसी को ठोकते जा रहे हैं। इसलिए इस वक्त अराजकता और गुंडा राज चरम पर है। मैं दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। अभी बात हो रही थी युवाओं के सपने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, लेकिन युवा जान चुका है इस पूरे देश प्रदेश का कि क्या कारण है कि आपके कार्यकाल में 45 वर्षों से ज्यादा जो रिकॉर्ड बेरोजगारी है दर्ज हो गई। क्या कारण है कि आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था और 20 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए। पूरा का पूरा भविष्य, मैं तो कहता हूं 2 पीढ़ियों का भविष्य आपने चौपट कर दिया है। जिन नौजवानों की एज निकल जाएगी फिर वो नौकरी के लायक नहीं बचेंगे। और जो ये आपने प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला शुरू कर दिया है, सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, उस पर फिर किसी को कभी ना कोई आरक्षण का लाभ मिल पाएगा और ना ही किसी को नौकरी मिल पाएगी। इसलिए पूरा का पूरा मैं कहता हूं कुछ इनकी गलत नीतियों ने, जीएसटी ने, इनके नोटबंदी के फैसले ने और इनके कुप्रबंधन और इन सब नीतियों ने और जिद ने, केवल सरकार बनाने की जिद ने पूरे देश और प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है। उद्योग कैसे आएंगे? उद्योग के लिए जब बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, जब आपकी सड़कों की व्यवस्था होगी और इन सबसे बढ़ करके जब आप सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे आपके प्रदेश में आएंगे। लेकिन आज क्या माहौल है? आज पूरे एशिया में देख लीजिए, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश भारत फोर्ब्स ने लिखा। क्या माहौल है? एनसीआरबी के आंकड़ों में देख लीजिए कितनी हत्या हो रही है, व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, लेकिन सरकार का इस पे ध्यान नहीं है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल हर फेल्योर, क्योंकि फेल है पूरी तरह से। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की बात करते थे, मैं कह सकता हूं कि ये डबल इंजन फेल है और डबल इंजन की मार है बेरोजगारी और महंगाई। आज उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं, लेकिन तरह तरह के जुमले, तरह तरह के भाषण में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा मित्रों को आपने बर्खास्त कर दिया, शिक्षा प्रेरक, संविदा कर्मी, चौकीदार, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, सिपाहियों की नौकरियां चली गई और आप क्या करते रहे? केवल भाषण देते रहे। अभी पूरे प्रदेश ने देखा किस तरह से एम्बुलेंस के संविदा कर्मी पूरे हड़ताल पे थे। लगातार जब शिक्षक अपना अधिकार मांगने जाता है, जब बेरोजगार युवा अधिकार रोजगार मांगने जाता है, तो इसी लखनऊ में बाबा जी के आदेशानुसार डंडों से पिटाई होती है और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे? क्या कारण है कि आपके राज्य में इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है और आज दाने दाने को मोहताज है, आदमी ठीक से खा नहीं पा रहा है, न दवाई का इंतजाम, न कमाई का इंतजाम, न पढ़ाई का इंतजाम, केवल भाषण। ये नहीं चलने वाला है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया था आज सबको दिख रहा है, चाहे लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे आलमबाग का बस अड्डा हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में 4 लेन की सड़कों से जोड़ा गया हो, 102 नंबर की एम्बुलेंस हो, 108 हो, डायल 100 हो, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ करके हर मंडल में हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, गांव में मॉडल इंटर कॉलेज, शिक्षा का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था। लेकिन आज केवल और केवल चलिए, अब यही तो जनता तक आप लोगों को कन्वे करना है ना। अब जनता तक कन्वे कैसे कर पाते हैं, इसके लिए हम लोग अब चुनावों तक का इंतजार करेंगे। अब्बास हैदर जी, कुछ पार्टियां सिर्फ कुछ महापुरुषों तक ही सीमित रह गई, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ आगे लेकर के बढ़ रही है, इसलिए अब उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यहां पर ये जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किया है। अन्य पार्टियां अगर कर देती तो उनको ये अवसर ही नहीं मिलता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो जितने नाम उन्होंने लिए, तो सावरकर जी इनके हो सकते हैं, उसके अलावा सारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की विचारधारा के नेताओं का ही इन्होंने नाम लिया। तो पहली बात तो ये है, अगर सरदार पटेल जी की बात करें तो उनकी जो बेटी थी उनको कांग्रेस पार्टी लगातार राज्यसभा की बेटी के लिए कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
एक ट्रस्ट बनाया जिससे उनको महीने में काफी रुपया जाता था, वो जर्मनी में थी। तो ऐसा नहीं है कि इनके परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया, इनके परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया। अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में सब ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एनसीआरबी के आंकड़े जो कई साल तो बाद जारी करते हैं ये लोग, उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 163 प्रतिदिन महिलाओं के प्रति अपराध होता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। हत्याएं उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा हो रही हैं। दलितों के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई हजार करोड़ के घोटाले उत्तर प्रदेश में सामने आए। तो बात तो है, भाषण आप लंबे लंबे दे दे। और बल्कि अभी मैंने पिछली बार जब मैं बोल रहा था तो मैंने जो मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया था वही बात इन्होंने रिपीट कर दी कि आप जरा पता करके आइए कि आप एमसीआई क्या दे रहा है आंकड़े, आप पता करके आइए अश्विनी चौबे जी राज्य पार्लियामेंट में क्या आंकड़े दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज के। तो उन दोनों में समानता लाइए, सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, जमीन पे क्या है वो भी तो दिखाइए। कोरोना के समय कौन से मेडिकल कॉलेज में आपके बनाए हुए इलाज हो रहा था, आप ये बता दें। आप ये बता दें कि कोरोना की लहर पूरे देश, उत्तर प्रदेश पूरे देश से झेली, उसके बाद जो चिकित्सा के क्षेत्र में 45,000 नौकरियां खाली पड़ी है वो कब भरेंगे? संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरियां देने को कहा था, कितनी नौकरियां थी? अभी आप 5 लाख से बात कर रहे थे, जब हम आंकड़े मांगते हैं तो आप नहीं दे पाते किस विभाग में क्या दिए। 5,42,000 तो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, उनको आप कब भरेंगे? आप नहीं बता पाएंगे। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि देश में आज के समय सबसे ज्यादा महंगाई दर है। आज के समय हमारी जो इकोनॉमी है -8 चली गई पिछले क्वार्टर में। तो हर तरफ जीडीपी, आप देखिए हर तरफ से ये विफल हुए, कहीं भी इन्होंने काम नहीं करके दिखाया है, सिर्फ भाषणबाजी हो गई। अभी भी आप भ्रष्टाचार, भाई आप सत्ता में, आप विपक्ष में थोड़ी हैं। आप तो ऐसे भाषण दे रहे हैं कि हम अपनी इनको लेकर, आप अपने काम तो दिखाने के लिए है नहीं आपके पास। आप भाषण ऐसे दे रहे हैं, ऐसे मुद्दों को आप लेके जनता के बीच में जाने चाहते हैं जो विपक्ष लेके जाता है। आप भूल गए आप सत्ता में, क्योंकि वही मुद्दे जो आप सत्ता में लेके आ रहे थे। क्योंकि प्रदेश का हाल बद से बदतर हो गया पिछले 4.5 पौने 5 साल में। आपने कुछ काम किया नहीं, हर जगह आप विफल हुए हैं। अभी वही रटी रटाई बात कब तक करते रहेंगे? ठीक है, चलिए। और अब्बास जी, अब इसके लिए भी हम लोग इंतजार करेंगे चुनावों का, क्योंकि जो बात आप लोग कह रहे हैं वो जनता कैसे देखती है, इसके लिए चुनाव का ही इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।